नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे कहा था कि भैया आपको बाल विकास के 1000 प्रश्न मिलेंगे और फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। यहाँ पर अब आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर डेली रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आज आपको बाल विकास के 100 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 101 से लगाकर 200 तक प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है, तो आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में खास बात क्या है कि जो आपके नए टॉपिक है उनसे अधिकतर प्रश्न यहाँ पर लेकर रखे हैं, और जो वीडियोस हम बना चुके हैं उसके भी प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, ताकि आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, काफी आपको लाभ मिल जाएगा। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है अधिगम अक्षमता से। तो भैया जो अधिगम अक्षमता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे एलडी कहा जाता है, इस नाम से, अधिगम विकार, अधिगम विचलन, या फिर इनमें से सभी? सरल सा प्रश्न है, यदि आप देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। भाई जो अधिगम अक्षमता है उसको एलडी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, अधिगम विकार भी कहते हैं, अधिगम विचलन भी कहते हैं, यानी कि इनमें से सभी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए, आपका आकलन भी कर सकते हैं कि भैया इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपकी कॉपी पास में रखिएगा या फिर कमेंट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं, और अंत में जरूर बताइएगा कि भैया कितने नंबर आपको आ रहे हैं इन 100 प्रश्नों में। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, भाई सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं? सतत व समग्र मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है आपका विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या फिर साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी गलती कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के मूल्यांकन। यहाँ पर सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने पूछे गए, क्या होता है? तो मायने होते हैं बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के क्या करना? आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ये मायने होते हैं आपके सतत व समग्र मूल्यांकन के। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ईसीसीई ये नया टॉपिक आपका जोड़ा हुआ है हाल ही में, है ना। इसी बार इस टॉपिक को जोड़ा गया है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है भैया, भारत में ईसीसीई के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर बलकेश सिनाय और इमजान काफिर, गजेंद्र गुरगई और अशोक राजपूत और मैडम ईशाबेल, लाल बहादुर शास्त्री और दादा भाई नौरोजी, गिजू भाई बदेका, ताराभाई मोदक, या फिर मैडम मोंटेसरी, कौन होंगे? तो जहां पर ईसीसीए के प्रणेता के बारे में पूछा जाए और भारत के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? गिजू भाई बदेका, ताराबाई मोदक और मैडम मोंटेसरी। याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। जो गिजू भाई बदेका है ये आपके जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसकी शिक्षा के जनक माने जाते हैं आपके गिजू भाई बदेका। ताराबाई मोदक कौन है भैया? ये तो ये महाराष्ट्र में जो आंगनवाड़ी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व इनके द्वारा ही किया गया था। मैडम मोंटेसरी के बारे में आपको पता ही होगा भैया, इनने बाल केंद्रित मोंटेसरी विधि का निर्माण किया था मैडम मोंटेसरी ने, है ना। चलिए अगला प्रश्न, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना का आरंभ कब किया गया? यहाँ पर हमने वीडियोस अपलोड किया था, उस पर सारी एक एक चीजें आपको बताई थी। ये भी आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है, 96, 98, 2000 या फिर 2002। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो भैया इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1998 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? गार्गी सीनियर पुरस्कार की 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो समस्त वर्ग की बालिकाएं आती है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो एक वर्ष में 6000 रुपए दिए जाते हैं। पूछे कि भैया इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 6000 रुपए दिए जाते हैं। क्या पात्रता भैया इसकी, किसको मिलेंगे 6000 रुपए? तो इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में जो 75% या फिर इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली जो छात्रा होगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा प्रति वर्ष, है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत निपुण योजना, देखिए निपुण भारत को लागू कब किया गया ये पूछा गया है। अब यहाँ पर निपुण भारत योजना को भी इसमें ऐड किया गया है आपके रीट में, है ना, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। तो यहाँ पर कब शुरू किया गया था? 5 जुलाई 2022, 2021, 2022 या फिर 2021, कब किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 5 जुलाई 2021। एनईपी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, यानी कि उसमें ये एक
पार्ट मान सकते हैं। तो एनईपी 2020 से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा ये 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है। जो भारत निपुण योजना है, इसको जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कॉल्बर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। लॉरेंस कॉल्बर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब बात करते कौन सा चरण शामिल नहीं है, पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पारंपरिक चरण की हम बात करें, उत्तर पारंपरिक की बात करें या फिर पूर्व पारंपरिक चरण की बात करें, तीनों ही नैतिक विकास के सिद्धांत में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अपारंपरिक चरण है ये नहीं मिलेगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1990, 1988, 94 या फिर 2000। तो यदि आपसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में पूछे तो 1994 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है भैया, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। अब इसमें पूछा गया है उस अवस्था को आपको बताना है जो पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। तो उस अवस्था कौन सी होगी? आपकी संवेदी प्रेरक अवधि होगी, पूर्व परिचालन अवधि होगी, औपचारिक संचालन होगा या फिर ठोस संचालन होगा। तो संकल्पनात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है तो ये पूर्व परिचालन अवधि होगी। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा इसमें इसको पूर्व परिचालन अवधि भी कहा जाता है, इसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और इसे ही पूर्व यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है संकल्पनात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन के बारे में पूछा गया, फ्रोवेल है, मोंटेसरी है, हेनरी कुक है या फिर पेस्टालोजी है। तो याद रखिएगा कभी भी किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछे क्या होगा आपका सही आंसर? फ्रोवेल है ना, इंपोर्टेंट है ये विधि, याद रखिएगा फ्रोवेल आपका करेक्ट आंसर होगा। निपुण भारत योजना के अंतर्गत एफएलएन को पूरे भारत में कब लागू किया गया? यहाँ पर 29 जुलाई 2020 लिखा हुआ है, 23 अगस्त 2020, 5 जुलाई 2021 या फिर 18 अप्रैल 2021। अभी हमने हाल ही में जाना था निपुण भारत योजना के बारे में। तो याद रखिएगा निपुण भारत योजना के बारे में पूछे या फिर एफएलएन के बारे में पूछे, दोनों को कब लागू किया गया था, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आता है। एफएलएन किसके? निपुण भारत योजना के अंतर्गत आता है। दोनों को 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। एनईपी 2020 के बारे में वहां पे मैंने बताया था, लेकिन लागू कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना भूल गया। तो याद रखिएगा यदि एनईपी 2020 के बारे में पूछे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछे, तो वो 29 जुलाई है ना, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था एनईपी 2020 है ना, ये याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशनल शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा का जो मोटिवेशनल शब्द है ये किस लैटिन शब्द से बना हुआ? मूवर से, मूव से, मोटिव से या फिर मूवर्स से? किससे बना हुआ? पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था अभिप्रेरणा का, यदि वीडियो देखा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी एक भी प्रश्न नहीं गलत करेंगे अभिप्रेरणा के, क्योंकि उसी में से कोई से प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो मूवर्स शब्द सॉरी मोटिवेशन शब्द की बात की जा रही है, तो ये मूवर शब्द है ना, ये लैटिन शब्द से बना हुआ है आपका मूवर। यदि मूवर की जगह यहाँ पर मोटम आ जाता, MOTUN है ना, ये भी यदि आ जाता तो भी ये सही होता, क्योंकि मूवर और मोटम एक ही चीज होता है, या फिर कह सकते हैं मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोटम या फिर मूवर शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ पूछ ले आपसे भैया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गति करना। क्या होता है? गति करना या फिर चलन है ना। याद रखिएगा इस शब्द को, ये आगे पूछा जाएगा आपको, तो याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए भैया? परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए या फिर मानकीकृत होना चाहिए? अधिगम हेतु जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होगा? तो जाहिर सी बात है वो किस प्रकार का होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है भैया, इसका पूरा नाम आपको बताना है, क्या कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न में दोनों को रख लिया है। क्या होगा भैया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा आपको, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा आंसर कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। इसको बोला जाता है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। इंग्लिश में से कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि फोर्थ वाले विकल्प में क्लियरली लिखा हुआ है, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ई से हो जाएगा आपका अर्ली, सी से हो जाएगा चाइल्डहुड, सी से केयर हो जाएगा आपका एंड, और ई से हो जाएगा आपका एजुकेशन, है ना। तब डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बालकों को एक सप्ताह में वर्तमान में कितना दिन दूध पिलाया जाता है। देखिए सरल सा प्रश्न है, यदि आप देखेंगे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या फिर 6 दिन, तो यहाँ पर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया, 7 दिन होते हैं। एक दिन इसमें से निकाल दो, कौन सा, रविवार, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होती है। तो कितने दिन बचे थे, 6 दिन। तो 6 दिन दूध पिलाया जाता है एक सप्ताह में। यदि इसके संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये 2022 में हुई थी। कब हुई थी, 2022 में 29 नवंबर। कब हुई थी, 29 नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका नाम भी बदल दिया गया था, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री, वैसे इसका नाम जो बदला गया था, यानी कि पहले क्या था और अब क्या था, आगे प्रश्न आएगा उसमें मैं इसकी आपको डिटेल दे दूंगा, है ना। चलिए, यदि दूध की मात्रा भी हम देख लेते हैं भैया, दूध के बारे में बात की जा रही है, तो दूध की मात्रा के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 1 से 5 तक पूछ ले भैया, कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको कितना दूध मिलता है, तो उनको मिलता है भैया पाउडर मिल्क का उनको दूध मिलता है। तो पाउडर मिल्क जो है वो 15 ग्राम प्रति एक बच्चे को दिया जाता है, और जो तैयार दूध होता है उसमें पानी वगैरह जो भी चीनी वगैरह मिलाई जाती है, तो टोटल कितना बन जाता है, 150 ग्राम मिल जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको 150 मिलीलीटर प्रति छात्र को दिया जाता है, और हम यहाँ पर 6 से 8 तक की बात करें तो उनको यहाँ पर 200 मिलीलीटर प्रति छात्र के हिसाब से दूध दिया जाता है। और ये याद रखिएगा, ये जो योजना है ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होती है ना। चलिए, अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, स्किनर, सैमुअल किर्क, सिगमंड फ्रायड या फिर विलियम वुंड। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब अधिगम अक्षमता की बात की जाए तो याद रखिएगा हमेशा सैमुअल किर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण में कितने 5 औपचारिक पद दिए हैं, सॉरी, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं, ये आपको बताना है। हर्बर्ट, जॉन डीवी, स्किनर या फिर पेस्टलोजी। तो शिक्षण के बारे में बात की जाए तो 5 जो औपचारिक पद दिए हैं ये आपके हर्बर्ट के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, एनएफएलएन जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। याद रखिएगा इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। आगे हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, जो कि प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा। कार्यक्रम का लक्ष्य पूछा गया है भैया, ये कब तक रखा गया है, तो याद रखिएगा 25, 22, 27 या फिर 30। तो यहाँ पर एफएलएन के बारे में पूछे, क्योंकि निपुण भारत के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर एफएलएन के बारे में पूछा गया है, तो 2025 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यदि यहाँ पर निपुण भारत के लक्ष्य के बारे में पूछा जाता तो 2026-27 होता, ये आपको याद रखना है। और एफएलएन का यदि हम मकसद जाने के भैया क्या होगा, तो इसका मकसद होता है जो कक्षा तीसरी होती है वहां तक के सभी बच्चों को पढ़ने में, लिखने में और संख्या ज्ञान में जो ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, साथ में जो गणित में उसको जोड़ना घटाना, यानी कि जो बेसिक सी चीजें होती हैं वो आना चाहिए बच्चे को, है ना। कक्षा तीसरी तक के बारे में यहाँ पर एफएलएन ने बात की है। यदि एफएलएन का वीडियो आपने देख लिया है तो यहाँ पर एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारी चीजें वहां पर मैंने एक एक करके आपको समझा दी है। अभिप्रेरणा को कहा गया है भैया, क्या कहा गया है, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति, सीखने का मुख्य कारक या फिर ये सभी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इंपोर्टेंट हमने अभिप्रेरणा का टॉपिक कवर किया है और ये इंपोर्टेंट है। यदि इसको आपने नहीं देखा है इस वीडियो को पर्टिकुलर इसी पर हमने
प्रश्न रखे हैं, यदि उसको नहीं देखा देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, प्रश्न ज्यादा है इस वजह से थोड़ा बहुत ही हम यहाँ पर समझा पाएंगे। देखिए अभिप्रेरणा को जो कहा गया है वो सीखने का स्वर्ण पद कहा गया है, अनिवार्य स्थिति कहा गया है, सीखने का मुख्य कारक कहा गया है, यानी कि ये सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथ में याद रखिएगा जो अभिप्रेरणा है इसे अधिगम का हृदय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया, जैसे कि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने बताया था विकल्प में, नहीं बताया था, मैंने आपको समझाया था, है ना, तो नहीं बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में नहीं बताया, आदित्य योगीनाथ के बारे में नहीं बताया। क्या बताया था मैंने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भारत निपुण योजना को लागू किया गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। कब किया था भैया? 5 जुलाई 2021 को किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया, भैया ये किसके किसके द्वारा किया गया है? सुकरात, मौर्य, मॉन्टेसरी, पेस्टलोजी या फिर आर्मस्ट्रांग? बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ। मॉन्टेसरी से याद रखिएगा, मौर्य मोंटेसरी द्वारा इस विधि का प्रतिपादक किया गया है। चलिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए भैया? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित या फिर अध्यापक अभिमुखी? सरल सा प्रश्न है, देखेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन पूछा गया है तो ये किस प्रकार का होगा भैया? संदर्भित होगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था और मैंने ये बताया था कि भैया इसका नाम जो बदला है वो हमने प्रश्न में रखा है। तो ये प्रश्न रहा आपका, मुख्यमंत्री दुग्ध योजना, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, गोराध्याय बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल दुग्ध योजना। थोड़ा सा वहां पर मैं आपको ये बताना भूल गया था कि भैया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये पहले नाम था। क्या था? पहले नाम था। अब क्या कर दिया गया है? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। वहां अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, वहां बच्चा जो सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता वहां ग्रसित होता है। यहां पर बात की जा रही है पठन संबंधित विकार से। किससे की जा रही है? पठन संबंधित जो विकार होता है उससे बात की जा रही है। इसमें बच्चा क्या होता है, इसको जो अक्षर होते हैं उसमें अंतर करने में इसको परेशानी होती है उस बच्चे को। तो ये जो बच्चा है किससे ग्रसित है? डिस्मोर्फिया से है, डिसलेक्सिया से है, शब्द ज्वलिंग विकार से या फिर डिस्ग्राफिया से है। तो याद रखिएगा इस प्रकार का जो बच्चा होता है ये डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। किससे होता है? जो पठन संबंधित विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। सीधा सीधा आपको ये याद रखना है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ईसीसीई नीति किस वर्ष लागू की गई? ईसीसीई के बारे में यहां पर पूछा गया है। ये जो नीति है ये कब लागू की गई ये आपको बताना है। 1975 में, 2000 में, 2013 में या फिर 2020 में। यहां पर कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम पहली बार कब की गई थी, ये यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। तो हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि भैया ये 2021 में की गई थी, लेकिन यहाँ पर विकल्प में 2021 है नहीं, 75 है, 2000 है, 13 है या फिर 20 है। तो याद रखिएगा यदि सर्वप्रथम पूछे तो वो होगा आपका 2013। याद रखिएगा 2013 में ही इस नीति को लागू कर दिया गया था। कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी, उसको दूर 2021 में करके इसको पुनः इसको लागू कर दिया गया था। 2013 आपको यहाँ पर याद रखना है। और ईसीसीई का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जो इसकी मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न, शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 के बारे में बात की जा रही है। ये लागू के बारे में पूछा गया, भैया कब लागू किया गया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आरटी एक्ट 2009 है तो 2009 में लागू इसको नहीं किया गया था। याद रखिएगा इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था इसको? आरटी एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आपको गलत नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। निपुण भारत मिशन का जो शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 18, 19, 20 या फिर 21? इसके बारे में आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि निपुण भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी या फिर जो शुभारंभ हुआ था ये 5 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 2021 को हुआ था आपका निपुण भारत मिशन का। तो यहाँ पर 2021 आपके फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न,
यह कथन किसका है कि विप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और अथवा नियंत्रित करने या फिर नियमित करने की प्रक्रिया है। अच्छा कथन है, इंपोर्टेंट कथन है, आपको पता होना चाहिए। मैकडुगल, गुड, स्टाउट या फिर रेवर। आपका करेक्ट आंसर होगा, ये जो कथन दिया गया है ये गुड के द्वारा दिया गया है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है भैया, क्या सही होगा? 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करता है निपुण भारत, बिल्कुल करता है। 5 से 9 वर्ष याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है, बिल्कुल है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल इसे गृह मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया था, मतलब कि उपरोक्त सभी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेल विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया, वह डेविड है, किलपैट्रिक है, हंटर है या फिर हेनरी कॉल्डवेल कुक है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जहां पर खेल विधि आ जाए आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हेनरी कॉल्डवेल कुक होगा, इनके द्वारा ही खेल विधि का प्रतिपादक किया गया है। अगला प्रश्न, आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यहां पर देखिए मैं आपको बता दूं, इसको दो भागों में बांटा है, 1 से 8 और 9 से 12, है ना? तो यहाँ पर 9 से 12 पूछा गया है। यदि ये आपने वीडियो नहीं देखा, हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए 1 से 8 तक यदि पूछते तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले विकल्प को देख लेते, 2100, 2500, 2800 या फिर 3000। 1 से 8 तक पूछते तो आपका करेक्ट आंसर होता है 2100, लेकिन यहाँ पर 9 से 12 पूछा गया है, तो याद रखिएगा 9 से 12 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनको 2500 रुपए दी जाते हैं प्रतिवर्ष। कितने दिए जाते हैं? 2500। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो 2500 रुपए की दी जाती है। 1 से 8 तक पूछते तो 2100 आपका करेक्ट आंसर होता। याद रखिएगा, ये 1 से 12 तक ये जो योजना है इसको 112 तक करते हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है। कब इसकी शुरुआत की गई थी? यदि शुरुआत पूछे तो 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी, आपकी आपकी बेटी योजना, है ना? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे। अधिगम असक्ता वाले जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास मंद होता है, या उसे कहते हैं अधिगम असक्ता वाले बच्चा। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है, या फिर बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानने और समझने लगते हैं। अधिगम असक्ता वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं उनको एक समान दिखाई देने वाले जो अक्षर होते हैं या फिर जो वर्ण होते हैं उनमें क्या होता है? भ्रम होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि भैया यदि ये पूछ ले कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अब बताना है इनसे संबंधित कौन सा विकल्प नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल होगा। सहायता करना होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPT इन्हीं के द्वारा दिया गया है, आपको सभी को पता होगा। भाषा अर्जन का यंत्र इनके द्वारा नहीं दिया गया है, ये इनसे संबंधित नहीं है। नॉम चॉम्स्की से संबंधित होगा, है ना? तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ECCE के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा क्या होती है? यहाँ पर आयु सीमा आपको बताना है भैया, 0 से 5 वर्ष, 0 से 8, 3 से 10 या फिर 6 से 12। ECCE इसके फुल फॉर्म भी बता चुका हूं और इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? 0 से 8 वर्ष। कितना? 0 से 8 वर्ष, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, है ना, NCF 2005 के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भैया। इसके अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 2005 की बात की जाए तो अध्यापक की जो भूमिका होती है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना भी होती है और प्रभावी मूल्यांकन भी होता है। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। NEP 2020 से प्रश्न पूछा गया भैया, किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या फिर बहिष्कार केंद्रित? किसका प्रस्ताव रखती है NEP 2020? अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा, जहां पर NEP 2020 के बारे में पूछे तो ये अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। इसका प्रस्ताव रखती है NEP 2020।
तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ने में, लिखने में और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल होना चाहिए। मैं आपको एफएलएन के बारे में बता चुका हूं, कुछ समय पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था। सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से दी गई थी, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 7 तक या फिर कक्षा 8 तक। तो हमेशा याद रखिएगा कक्षा 3 तक, है ना। जो कक्षा 3 तक यदि आपसे ये भी पूछ ले कि भैया कब तक इनकी जो एज होती है वो कहां तक होती है, तो मैं आपको बता दूं भैया 6 साल की उम्र में, याद होगा सभी को भैया 6 साल की उम्र में आदमी बच्चा क्या होता है, पहली में आता है, 7वें में आपका दूसरी में जाएगा और 8वें साल में आपका तीसरी में जाएगा। तो 8 साल करेक्ट होगा, याद रखिए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, है ना। तो 8 साल आपको याद रखना है। कभी कभी 0 से 6 भी दे दी जाता तो वो आपका गलत होगा। अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं भाई, अभिप्रेरणा के प्रकार पूछा गया सीधा सीधा। अभिप्रेरणा का हमने वीडियो अपलोड किया है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो अभिप्रेरणा के प्रकार हमने बताए थे आपको 2। कौन से होते हैं, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, है ना, नकारात्मक और सकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है। पियाजे के अनुसार आपको बताना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 अवस्थाएं बताई है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, उस वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिएगा, 1 से 100 तक प्रश्न में, है ना। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 12 के ऊपर वाले बच्चे। तो जहां पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की जाए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 7 से 12, 7 से 11 वर्ष, कहीं कहीं 12 भी दे रखा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से 12 दे दे या फिर 7 से 11 दे दे, आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निपुण का पूरा नाम क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो क्यों ना हम इसको क्यूज रख ले, है ना। इसका आंसर आपको देना है। 139 प्रश्न का आंसर आपको देना सभी को, कमेंट्स के माध्यम से 139 लिखिएगा, कौन सा विकल्प सही होगा और उसके बारे में भी आपको बताना है। निपुण का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा, कुछ समय पहले हमने इसके बारे में आपको बताया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, डाल्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया भैया, ये किसके द्वारा दिया गया है डाल्टन विधि, फ्रोबेल, हर्बर्ट्स, सुकरात या फिर हेलन पार्कहट्स। जहां पर डाल्टन विधि के बारे में पूछे तो हेलन पार्कहट्स आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं में जिले की कितनी बालिकाओं को फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाता है, कितनी बालिकाएं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की जो शुरुआत यदि पूछ ले आपसे, तो ये हुई थी 2015-16 में। कब हुई थी, 2015-16 में। इसमें जो 10वीं की बालिकाएं होती हैं, वो यदि 75% या फिर इससे ज्यादा अंक प्राप्त करती है, तो उसमें टोटल 4 बालिकाओं को दिया जाता है जो पैसे हैं, या फिर लाभान्वित जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वो 4 बालिकाओं को दी जाती। कौन कौन सी 4 बालिका, जो 10वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान जिसने हासिल किया, जिस बालिका ने, वो 2 हो गई, है ना। 2 बालिकाएं आपकी हो गई, कौन सी, जो 10वीं बारी में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, है ना। और उसके बाद में जो बीपीएल श्रेणी में जिस बालिका का नाम है वो, लेकिन 75% से ज्यादा अंक वो प्राप्त होना चाहिए उसको। और एक जो अनाथ बालिका है उसके लिए ये 75% अंक ज्यादा ला रही है, 75% अंक ला रही है, तो उसको भी इस मुख्यमंत्री हमारी बेटी जो योजना है इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें लाभ क्या है भैया, तो ये जो 10वीं में यदि पास करती है, उसके बाद में यदि 11वीं में या फिर 12वीं में, 11वीं 12वीं यदि वो करती है, तो उसमें यह राशि दी जाती है। और 11वीं 12वीं की हम राशि बात करें, पढ़ने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं 11वीं प्लस 12वीं, है ना। इसमें जो पैसे दिए जाते हैं वो 1,15,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि इसके बाद भी यदि बच्ची पढ़ना चाहती है, तो उसे जो आपका जो ग्रेजुएशन है उसको पूरा करने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये याद रखिएगा, 4 बालिका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है। पठन कठिनाई का नहीं है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, क्या होगा सही आंसर। तो यहां पर देखिए, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो वो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये जो पठन कठिनाई का नहीं होगा हिस्सा या फिर लक्षण, क्योंकि यहाँ पर छोटे विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
2013 की ईसीसीई नीति में किस आयु वर्ग पर जोर दिया गया था? देखिए यहां पर जो अभी ईसीसी है उसमें 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों पर जोर दिया गया है, लेकिन यहां पर 2013 के बारे में पूछा गया, 6 से 14, 0 से 6, 3 से 12 या फिर 10 से 15। यदि 2013 के बारे में पूछे तो वहां पर जो नीति थी वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु पर जोर दिया करती थी, तो 0 से 6 वर्ष 2013, और यदि अभी वर्तमान में पूछे तो वो 0 से 8 वर्ष होगी, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना बिल्कुल करता है अध्यापक, आपदा राहत कार्य करता है, चुनाव संबंधित कार्य भी करता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम जो आपका अध्यापक है वो नहीं करता है। या आंगनवाड़ी वगैरह जो भी होते हैं उनके माध्यम से इसको करवाया जाता है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम ये आपका एनईपी 2009 के अंतर्गत, सॉरी आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? सामाजिक संरचनावाद पर स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या फिर फ्रायड ने? सरल सा प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लेव वाइगोत्स्की के, और इन्हीं के द्वारा जोर दिया गया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। एफएलएन के बारे में पूछा गया है, भैया इस कार्यक्रम का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है? एफएलएन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, शायद मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। 3 से 6, 3 से 8, 6 से 10 या फिर 2 से 12। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 3 से 8। जैसे कि मैंने आपको बताया था कब तक चलेगा ये, कक्षा तीसरी तक, और तीसरी का बच्चा कौन सी उम्र तक होता है? तो वो लगभग 8 वर्ष तक की उम्र में होता है। तो 3 से 8 वर्ष आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। मैकडूगल, गुड, स्टाउट या फिर रेवर? करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। मूल प्रवृत्तियों के बारे में पूछे भैया मैकडूगल द्वारा दिया गया। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14, और इनके द्वारा संवेग भी बताए गए हैं, वो भी कितने बताए गए हैं? 14 ही बताए गए हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? भैया नौकरी का अवसर उपलब्ध कराना है, छात्रों का नौकरी देना है, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना है, या फिर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्र के अंतर्गत विकसित करना है। भारत निपुण योजना के बारे में मुझे लगता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, आपको सभी को पता होगा, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत क्या करना है? विकसित करना है। अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? यहां पर देखिए बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अंतः दर्शन और बहिदर्शन दोनों अलग अलग विधियां हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आगे ये प्रश्न आएगा वैसे यहाँ पर भी बता दूंगा, वहां पर भी मैं आंसर बता दूंगा, है ना। तो अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो कौन होगा आपका? सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट, वाटसन या फिर टाइडमैन? तो यदि अंतः दर्शन विधि के बारे में पूछे तो वो तो होंगे आपके विलियम वुंट, है ना। लेकिन बहिदर्शन विधि के बारे में पूछे तो वो होंगे आपके वाटसन। क्या होंगे? वाटसन, जो कि तीसरे वाले विकल्प में है। ये आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? विलियम वुंट होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है। कौन सी कक्षा की? भैया व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या फिर निष्क्रिय? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करके सीखना, बच्चा करके सीख रहा, खोजे अधिगम से सीख रहा है, सहभागी अधिगम कर रहा है, तो ये क्या होगा भैया? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होगी। किसकी? प्रगतिशील। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा नहीं होती है। विद्यार्थी में असफलता का डर नहीं होता है। विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में, और इसमें देखिए सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। क्या करता है? अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की प्रगति और चुनौतियों को समझना होता है। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी कब दी गई थी? कब दी गई भैया इसको मंजूरी? 9 जनवरी 2024, 9 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024 या फिर 9 अप्रैल 2024? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका 9 मार्च 2024। कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वह किससे ग्रसित होते हैं? मौखिक रूप से सीखने में अलेक्सिया से, अग्रेशिया से, अफेजिया से या फिर डिस्ग्राफिया से? किससे होते हैं? 153 का आंसर क्या होगा?
तो याद रखिएगा हमेशा ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वो अफेजिया से ग्रसित होते हैं। किससे? अफेजिया से। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ईसीसीई का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है केवल बच्चों में लिखना। जहां पर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है और केवल आ जाए या फिर कुछ आ जाए या फिर एक आ जाए, है ना, ये चीजें किस में चली जाती है? नेगेटिव में। केवल यहाँ पर कभी भी आंसर सही नहीं होगा। बच्चों को अनुशासन से करना, सिर्फ अनुशासन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। केवल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वो पढ़ना ही नहीं है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है या मत किस आयोग द्वारा? मुदाइलर आयोग, सैंडलर आयोग, राधाकृष्ण आयोग या फिर कोठारी शिक्षा आयोग? अच्छा प्रश्न है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया मत है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन कार्यक्रम किस नीति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति 2020 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015? जहां पर एफएलएन का नाम आ जाए मैं आपको बता चुका हूं, एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अपनी जटिल प्रक्रिया के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? स्टीफन क्रेसर। कहने का मतलब है भैया ये किसके द्वारा दिया गया कथन है? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर जन पियाजे? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका नॉम चॉम्स्की। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीधा सीधा जाना कि भाई अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। यहाँ पर अब्राहम मास्लो के बारे में पूछा गया 1, 2, 3 या फिर 4, होते 2 ही, चाहे अभिप्रेरणा के प्रकार पूछे सीधा सीधा या फिर अब्राहम मास्लो के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला होता है इनके द्वारा जो बताया गया, पहला होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित, है ना। ये पहला और ये दूसरा किसके द्वारा बताया गया है? अब्राहम मास्लो के द्वारा बताया गया है ना। चलिए, भारत निपुण योजना का लक्ष्य पूछा गया है भैया। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, या फिर ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन? तो मैंने आपको बताया था एफएलएन के बारे में बताया था, निपुण भारत के बारे में बताया था भैया ग्रेड 3 तक, है ना। यानी कि ग्रेड का मतलब होता है यहाँ पर कक्षा 3 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है निपुण भारत या फिर आपका एफएलएन, दोनों का है ना। याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बही दर्शन विधि के बारे में मैंने अभी आपको बताया था भाई, सिगमंड फ्राइड बताया था कि विलियम वॉन्ट वाटसन या फिर फ्रोवेल। क्या बताया था? एक बताया था मैंने आपको बही दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बही दर्शन भी आपका आगे प्रश्न आ सकता है और इसका आंसर मैंने वहां पर बताया था। क्या होगा? फ्राइड और वाटसन या फिर फ्रोवेल। तो वहां पर मैंने बताया था आपको जेबी वाटसन। क्या बताया था? जेबी वाटसन। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है भैया साइकिल वितरण योजना? कक्षा 9, 10, 11 या फिर 12? तो याद रखिएगा ये दी जाती है आपकी कक्षा 9 के लिए, है ना। कक्षा 9 में जो प्रथम बार गया है उसके लिए ही ये योजना बनाई गई। कब बनाई गई थी? शुरुआत कब की गई थी? तो 2007-8 में की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2007-8 में की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के जो शासकीय स्कूल होते हैं उसमें कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रों को साइकिल दी जाती है, लेकिन जो पहली बार प्रवेश करेगा उनको ही दी जाएगी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, गतिक कौशल में अक्षमता होती है भैया? बुलिमिया, प्रोजेरिया, प्रेक्सिया या फिर डिस्प्लेक्सिया? गतिक कौशल क्या होते हैं? गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। आपका हो गया बोलना, है ना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 प्रकार के गतिक कौशल होते हैं। अब जो बच्चा बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में जिस बच्चे को कठिनाई होती है उसके बारे में पूछा गया है वो कौन सी अक्षमता होगी? तो याद रखिएगा वो डिस्प्लेक्सिया होगा। क्या होगा? डिस्प्लेक्सिया। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ईसीसीई में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को कब तक पूरा किया जाएगा? यहाँ पर 25 में, 27 में, 29 में या फिर 30 में? तो जहां पर ईसीसीई की बात की जाए तो ये 2025 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आईटी एक्ट 2009 के बारे में पूछा गया भैया, एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रति सप्ताह पूछा गया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो याद रखिएगा एक सप्ताह में जो तैयारी के घंटे हैं न्यूनतम वो होंगे आपके 45 घंटे। कितने होंगे? 45 घंटे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एफएलएन कार्यक्रम का पूर्ण रूप हम आपको बता चुके हैं, क्या होगा भैया? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। क्या होगा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो कि कहां पर है? आपका पहले वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि निपुण भारत के बारे में भी आपको बता दिया था हमने, है ना, और हमने क्यूज के तौर पर भी आपको पूछा था। यहाँ पर मैं उसका आंसर बता रहा हूं भैया आपका, और इसमें मिलान कर लीजिएगा। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये आपका निपुण भारत का, सॉरी निपुण का फुल फॉर्म होता है। एनईपी का तो आपको सभी को पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। याद रखिएगा तीनों के बारे में। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी इंपोर्टेंट कथन है, मैकडोगल, गुड, स्किनर या फिर ह्यूम। यदि ये आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये स्किनर द्वारा दिया गया कथन है कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगला और सरल सा प्रश्न है, भारत निपुण योजना के क्षेत्र के लिए लागू की गई? भैया सेना क्षेत्र के लिए नहीं की गई, कृषि क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं की गई है। किसके लिए की गई है? शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है भारत निपुण योजना। अगला प्रश्न है, पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है? कुछ विधियां भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत सारी विधियां के प्रश्न आ चुके हैं, कुछ मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। पर्यटन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो सुकरात, मारिया मोंटेसरी, पेट्रोलॉजी या फिर क्या होगा? जहां पर पर्यटन विधि के बारे में पूछे आपका सही आंसर क्या होगा? पेस्टालॉजी होगा, है ना। कुछ विधियां मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, सुन लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। यदि मॉन्टेसरी विधि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, उसके प्रतिपादक कौन होंगे? तो मारिया मॉन्टेसरी होंगे। किंडरगार्टन के कौन होंगे? फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल, जो कि हम आपको बता चुके हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो हेनरी कोल्डवेल कुक होंगे। डाल्टन विधि के बारे में आपको बता चुके हैं, पार्कहट्स होंगे। खोज विधि इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं। खोज विधि के बारे में पूछ ले, ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पूछ ले, या फिर अन्वेषण विधि के बारे में पूछ ले, तीनों के तीनों एक ही हैं। या फिर कह सकते हैं कि खोज विधि का नाम ह्यूरिस्टिक विधि भी है और अन्वेषण विधि भी है। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? आर्मस्ट्रांग होंगे। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में पूछ ले तो उसके प्रतिपादक आपके सुकरात होंगे, और प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछ ले तो उसके प्रतिपादक आपके किलपैट्रिक होंगे। ये शायद 8 से 10 विधियां मैंने आपको बताई हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना का जो आरंभ है ये कब किया गया था? मार्च 2024 में, 1 अप्रैल 2024 में, 1 मई या फिर 1 जून? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट योजना है ये एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। आपका करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च 2024 को ये लागू किया गया था। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इनमें से कौन से अधिगम असक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता आपको बतानी है? कौन सी? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि नहीं होगा, एक ही प्रकार की गत्यात्मकता नहीं होगा, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक नहीं होगा, धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटे जाने में जो कठिनाई होती है वो एक विशेषता होती है आपकी अधिगम असक्ता वाले बच्चे की। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ईसीसीई के तहत सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। यहाँ लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? तो यहां पर लक्ष्य पूछा गया है 25, 30, 23 या फिर 2024। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था भैया ईसीसी के तहत सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। ये लक्ष्य के बारे में पूछा गया है कि लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा। तो ये जो लक्ष्य किया जाएगा ये 2030 तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2030 तक। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? भैया इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है ये। अनुच्छेद 19, 20, 21A या फिर अनुच्छेद 32। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा ये आपका NCF 2005 के बारे में बात की जा रही है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21A, है ना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को एफएलएन दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो एफएलएन 70, 80, 90। तो एफएलएन जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे वो 100% के बारे में बात करता है एफएलएन, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा,
कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि नहीं होगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना नहीं होगा। जो बच्चा बी को डी पढ़ता है, 21 को 12 पढ़ता है, 22 को साल पढ़ता है या फिर लिखता है, वो बच्चा क्या करेगा, उसके व्यवहार, बच्चे की जो व्यवहार होगा इस प्रकार का, वो अधिगम निरूपिता की पहचान करता है। तो जो दूसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी शुरुआत, है ना, 95-96 में की गई थी, 2007-8 में, 3-4 में या फिर 4-5 में। तो याद रखिएगा ये की गई थी आपकी 2004-5 में। कब की गई थी, 2004-5 में। इसकी पात्रता क्या थी भैया, जो राज्य है आपका राजस्थान, उसमें जो विद्यालय हैं आपके सरकारी विद्यालय है, इसमें जो कक्षा 1 से 12 तक की जो बालिकाएं होगी, है ना, उनको शारीरिक रूप से जो दिव्यांग होंगे उनको क्या किया जाएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया भैया, 1 से 12 को 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 8 और आपका 9 से 12, है ना। तो 1 से 8 तक को जो आर्थिक लाभ दिया जाएगा वो यहाँ पर 2000 रुपए का दिया जाएगा, और 9 से 12 को 2500 रुपए का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वाला होगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है ना। चलिए, ईसीसीए के अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा शामिल नहीं है, शारीरिक विकास, वयस्क शिक्षा, मानसिक विकास या फिर सामाजिक और भावात्मक शिक्षा। तो इसमें आपको पता है कि भैया कक्षा 3 तक की शिक्षा दी जाएगी, तो इसमें वयस्क शिक्षा नहीं होगा, है ना, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया है कौन सा घटक शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात पूछा गया, पीटीआर कितना है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था, इस वीडियो में नहीं, किसी और अन्य वीडियो में बताया था, है ना, उसमें आपको बताया गया था कि भैया एनईपी 2020 कक्षा की बात नहीं करता है कि भाई इस कक्षा से इस कक्षा तक आपको इतना अनुपात रहेगा, ये एनईपी 2020 बात नहीं करता है, वो करता है आपका आरटी एक्ट 2009, है ना, उसमें अलग अलग कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों का अनुपात, शिक्षा विद्यार्थियों का अनुपात है, वो आगे हम बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर आंसर जान लेते भाई, 1:30, 1:35, 1:40 या फिर 1:45, है ना, क्या होगा। तो जहां पर अध्यापक विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछे तो आपका क्या रहेगा, 1:30 होगा, सीधा सीधा पूछे तो, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का प्रश्न और भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला होगा। गेरेट ने विप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा भैया, गेरेट के द्वारा 3 प्रकार बताए, मेस्लो और डायरेक्ट अभिप्रेरणा के प्रकार 2 बताए थे, लेकिन गेरेट के द्वारा जो अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं वो 3 बताए हैं। पहला है जैविक अभिप्रेरणा, दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा और तीसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। 3 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई गई है गेरेट के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर होता है। ये शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत कहता है भैया, करेक्ट आंसर होगा आपका शीर्षगामी सिद्धांत। सिर से पैर, है ना, सिर से पैर यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत। इससे आप इसका आंसर जान सकते हैं, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, 1, 2, 3, 4। अभी तक हमने लगभग अभिप्रेरणा के प्रकार जान ही लिए हैं। थॉमसन के बारे में पूछा गया है तो इनके द्वारा 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला है स्वाभाविक और दूसरा है कृत्रिम। ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, थॉमसन के द्वारा बताए गए हैं। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है भैया, भारत निपुण योजना का 2022, 23, 24, 26, 27 या फिर 26, 28। इसी वीडियो के माध्यम में से हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, 2026-27 तक रखा गया है। पियाजे के अनुसार एक बच्चे की पूर्व संचालन अवस्था कब से कब तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या फिर 12 से ऊपर की अवस्था कौन सी होती है। हमने पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, उसी को ही पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं, है ना, उसी को ही प्राक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसी को ही पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कितनी, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है भैया, ये मैं आपको शायद बता चुका हूँ, रिपीटेड प्रश्न है ना। क्या बताया था मैंने, ग्रेड 3 यानी कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य। बी वाला विकल्प मैंने आपको वहां पर बताया था। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर इनमें से सभी। क्या होगा,
देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना कि एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को समझाया गया, तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में और सामूहिक कार्य मूल्यांकन के बारे में बात करता है या फिर सुधार में सुझाया गया है। तो इनमें से सभी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य के सरकारी स्कूलों में शुभ अवसरों पर आमजन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन किस योजना के तहत किया जाता है। जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, घर में शुभ अवसर का कार्यक्रम होता है, तो उसमें ये राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है। उस योजना के अंतर्गत क्या है कि वो स्कूल में जो बच्चे होते हैं 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वो आकर खिला सकते हैं बच्चों को, है ना, सरकारी स्कूलों में। तो उस योजना का नाम बताना, श्री कृष्ण भोग योजना, विद्यालय भोजन अन्नपूर्णा योजना, जनहित भोजन योजना या फिर श्री हरि भोग भोजन योजना। तो उस योजना का नाम होगा आपका श्री कृष्ण भोज योजना। क्या होगा, श्री कृष्ण भोज योजना। और जो आपके स्कूलों में मिड डे मील योजना चलती है उसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है, याद रखिएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से ECCE के तहत कौन सी गतिविधि आती है, बच्चों को घर का काम करवाना, बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा, वयस्कों को प्रशिक्षण देना या फिर केवल खेल खेलना। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। भैया इसमें बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा तीनों ही आता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, कुछ देर बाद में एक प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि वहां पर सीधा सीधा पूछा गया था कि भैया आपका जो एनईपी 2020 के बारे में आपको बताया था कि एनईपी 2020 में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात कितना है, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, 1:30 बताया था, है ना। पर 45 से ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से पूछ ले, भैया सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना है, तो वो रहेगा आपका 1:25, यानी 25 छात्रों पे एक अध्यापक रहेंगे। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हल, फ्रायड, मेस्लो या फिर केप्सन। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं भैया, किसके द्वारा दिया गया मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो ये दिया गया है आपका फ्रायड द्वारा, है ना, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मन के कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इनके द्वारा मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के भी भाग बताए। कितने भाग बताए भैया, 3, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में इनने 2 मूल प्रवृत्तियां भी बताई है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोस कहा जाता है और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनके ही द्वारा फ्रायड ने ही मन की तुलना किससे की है, बर्फ से की है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ECCE से संबंधित कौन सी नीति 2013 में लागू की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आंगनबाड़ी सुधार नीति, राष्ट्रीय ECCE नीति या फिर राष्ट्रीय बाल कल्याण नीति, कौन सी की गई थी, तो 2013 में की गई थी राष्ट्रीय ECCE नीति। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा स्तर अधिक महत्वपूर्ण है, स्तर के बारे में पूछा गया है। पूर्व प्रारंभिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर उच्च शिक्षा स्तर। FLN किसकी बात करता है, कक्षा 3 तक की बात करता है। और कक्षा 3 किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक शिक्षा स्तर के अंतर्गत आता है। और यही आंसर आपका करेक्ट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे भैया, चोम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, किससे होगा, तो याद रखिएगा सामाजिक अंतःक्रिया का जो संबंध होगा वो वाइगोत्स्की से होगा। भारत निपुण योजना किस क्षेत्र में लागू की गई भैया, सेना क्षेत्र में। ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ, आंसर मैंने आपको बता दिया था, ये शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई थी, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है डिस्ग्राफिया में, अफेजिया में, प्रोजेरिया में या प्रेक्सिया में। विचार व्यक्त न कर पाना, करेक्ट आंसर होगा ये जो अक्षमता होती है अफेजिया होती है। कौन सी होती है, अफेजिया होती है। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या होती है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए, नियमित विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में या फिर एकीकृत विद्यालय में। सरल सा प्रश्न, एनसीएफ 2005 के आधार पर समावेशी विद्यालय में होगा। इसमें समावेशी विद्यालय में। श्री कृष्ण भोज योजना के तहत कितनी कक्षाओं तक के बच्चों को भोज करवाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या फिर 1 से 12। तो ये जो श्री कृष्ण भोज योजना है ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को करवाया जाता है भोज। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं, जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। प्यास, आकांक्षा, निंद्रा या फिर भूख। तो याद रखिएगा जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आपका भूख, प्यास, नींद, विश्राम, प्रेम, क्रोध, भय, काम, भावना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। आकांक्षा नहीं आता, आकांक्षा आता आपका अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है भैया, सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या फिर सार्वभौमिक। तो यहां पर लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित होगा वो सामाजिक संरचना पर होगा। अगला प्रश्न, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है शायद, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, 2026-27 है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वहां बालक जो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है वो किससे ग्रस्त होता है, डिसलेक्सिया, प्रेक्सिया, फिजिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डिसलेक्सिया। जो पढ़ने में अक्षमता महसूस करता है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 200 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 101 से 200 है ना, क्योंकि 100 प्रश्न हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो यहीं पर आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। 200 प्रश्नों में, इन 200 प्रश्नों जो 101 से 200 तक था, लेकिन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द ही एक अगले नए वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।